इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और ऐतिहासिक कानूनी विवाद की तह तक जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस हालिया फैसले की जो भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर को लेकर आया है। ये सिर्फ एक स्थानीय जमीनी विवाद नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है कि आज का कानून सदियों पुराने इतिहास और पुरातात्विक सबूतों को कैसे देखता है। इस पूरे मामले को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, मुख्य विवाद क्या है। दूसरा, दोनों पक्षों के दावे और प्रतिदावे। तीसरा, एएसआई सर्वेक्षण में क्या मिला। चौथा, कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की। और अंत में फाइनल फैसला क्या रहा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस पूरी कानूनी लड़ाई के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है इस जगह की दो अलग अलग पहचान। एक नजरिया इसे 11वीं सदी के संस्कृत अध्ययन केंद्र और सरस्वती मंदिर यानी भोजशाला के रूप में देखता है। वहीं दूसरा नजरिया इसे सदियों से चली आ रही मान्यताओं के आधार पर कमाल मौला मस्जिद और दरगाह मानता है। और यही दोहरी पहचान इस विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इस विवाद के इतिहास और 2003 के उस अहम आदेश को समझेंगे। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कहानी 1034 ईस्वी से शुरू होती है, जब राजा भोज ने यहां एक संस्कृत केंद्र बनवाया था। इसके बाद मध्यकाल में इसमें कुछ संरचनात्मक बदलाव हुए। फिर 1935 में उस समय के धार राज्य ने एक ऐलान या नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन जिस चीज ने मौजूदा कानूनी विवाद को सबसे ज्यादा हवा दी, वो था 2003 का एएसआई का एक आदेश। दरअसल 7 अप्रैल 2003 को एएसआई ने एक आदेश जारी किया। इस आदेश में हिंदू समुदाय के लिए पूजा के दिन और समय फिक्स कर दिए गए, जबकि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज पढ़ने की साफ अनुमति दे दी गई। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस समेत कई लोगों ने इसी आदेश के खिलाफ सीधे कोर्ट में याचिकाएं डाली। दिलचस्प बात यह है कि खुद मध्य प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को एक अस्थायी व्यवस्था माना था, जिससे प्रशासन पर काफी भारी दबाव पड़ रहा था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी दावे और प्रतिदावे। कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष में क्या कानूनी दलीलें दी। इन दावों को अगर हम आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये संपत्ति हमेशा के लिए देवता के नाम पर है और किसी गैर मुस्लिम जमीन पर कोई वैध वक्फ हो ही नहीं सकता। उनके हिसाब से इसे मस्जिद कहना इतिहास की एक गलती है। दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, उनका दावा था कि उनका इस जगह पर लंबे समय से कब्जा है, यहाँ की पुरानी प्रथाएं हैं और उनके पास पुराने शाही रिकॉर्ड यानी सनद भी मौजूद हैं जो इसे मस्जिद बताते हैं। मस्जिद के पक्षकारों ने अपना केस 1991 के पूजा स्थल अधिनियम और 1995 के वक्फ अधिनियम पर आधारित रखा। उनका सीधा सा तर्क था कि इस जगह को सदियों से एक मस्जिद और दरगाह के रूप में मान्यता मिली हुई है और कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी उसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने किबला और मेहराब जैसी इस्लामिक वास्तुकला की खासियतों का भी जिक्र किया। इसके बिल्कुल उलट याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि एक बार जो संपत्ति देवता की हो गई वो हमेशा उन्हीं की रहती है। उनका साफ कहना था कि किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई इमारत को मस्जिद का नाम नहीं दिया जा सकता। उनका ये भी तर्क था कि किसी धार्मिक स्थल को नष्ट करना सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के तहत मिली धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यहां से मामला एक वैज्ञानिक मोड़ लेता है। हम बात कर रहे हैं हमारे तीसरे बिंदु की, एएसआई सर्वेक्षण, जिसने कई अहम तथ्यों को जमीन से बाहर निकाला। जब एएसआई ने इस परिसर का एक बहुत ही विस्तृत और वैज्ञानिक सर्वे किया तो कुछ चौंकाने वाले भौतिक साक्ष्य सामने आए। खुदाई और जांच के दौरान गणेश, विष्णु और नरसिम्हा की 94 मूर्तियां मिली। इसके अलावा 150 से ज्यादा संस्कृत शिलालेख मिले और परमार वंश के समय के मंदिर के अवशेष भी पहचाने गए। पूरे परिसर में कई खंडित हिंदू मूर्तियां भी पाई गईं। सरकार का कहना था कि ये वैज्ञानिक सबूत बिना किसी शक के इस जगह के असली स्वरूप की पुष्टि करते हैं। इस सर्वे के दौरान एक और बात सामने आई। वहां जैन तीर्थंकरों की आकृतियां भी मिली थीं, जिसे लेकर जैन समाज ने एक दावा पेश किया। लेकिन कोर्ट ने इस पर बहुत स्पष्ट रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई पुरातात्विक सबूत नहीं है जो इसे एक पूर्ण जैन मंदिर साबित करे। और चूंकि ऐतिहासिक तौर पर जैन धर्म को हिंदू धर्म की ही एक शाखा माना जाता है, इसलिए इस जगह की मुख्य पहचान भोजशाला मंदिर ही बनी रहती है। अब इन सभी सबूतों और दावों को सुनने के बाद कोर्ट ने क्या कहा, आइए अपने चौथे हिस्से में अदालत के महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर गौर करते हैं। अदालत ने सबसे पहले 1935 में धार राज्य द्वारा जारी किए गए उस ऐलान को खारिज कर दिया,
कोर्ट का तर्क बड़ा सीधा था। 1904 के कानून के तहत ये जगह पहले से ही एक संरक्षित स्मारक घोषित हो चुकी थी। ऐसे में उस समय के शासक के पास 1935 में ऐसा कोई कार्यकारी आदेश निकालने का अधिकार ही नहीं था। ये पुरानी व्यवस्था संवैधानिक कसौटी पर बिल्कुल विफल रही। वक्फ के दावे पर भी कोर्ट की टिप्पणी काफी अहम थी। मोहम्मदन कानून के मुताबिक मस्जिद के लिए जमीन का समर्पित होना जरूरी है, लेकिन कोर्ट ने पाया कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से जमीन देवता के पास ही थी, इसलिए यहां कोई वैध वक्फ कभी बना ही नहीं। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मध्यकाल में जो संरचनात्मक बदलाव हुए, उनमें स्पष्ट रूप से पुराने मंदिर की सामग्रियों का ही दोबारा इस्तेमाल किया गया था। ऐतिहासिक किताबों और एएसआई की निष्पक्ष रिपोर्ट पर भरोसा जताते हुए अदालत इस बात से पूरी तरह संतुष्ट दिखी कि इस विवादित क्षेत्र का असली चरित्र एक संस्कृत अध्ययन केंद्र यानी भोजशाला का ही था। कोर्ट ने निर्णायक रूप से माना कि राजा भोज द्वारा 1034 ईस्वी में बनाया गया ये मूल ढांचा देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर ही है। इन सारी दलीलों और सबूतों का निचोड़ क्या निकला? आइए इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से यानी अंतिम फैसले की तरफ बढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 7 अप्रैल 2003 के उस पुराने एएसआई आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया। याद है ना, वही आदेश जिसने शुक्रवार की नमाज की अनुमति दी थी और हिंदू पूजा पर पाबंदियां लगाई थीं। इस दशकों पुरानी व्यवस्था को पलटते हुए अदालत ने सीधे तौर पर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में साफ शब्दों में कहा कि भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद का ये पूरा विवादित क्षेत्र एक संरक्षित स्मारक है। और सबसे बड़ी बात, इस जगह का धार्मिक चरित्र देवी वाग्देवी यानी सरस्वती के मंदिर के साथ एक भोजशाला के रूप में तय किया गया। भविष्य में किसी भी तरह के तनाव से बचने और सही प्रशासन के लिए कोर्ट ने 3 बहुत ही साफ कदम बताए। पहला, भारत सरकार और एएसआई इस पूरे परिसर को अब एक मंदिर और संस्कृत केंद्र के तौर पर मैनेज करेंगे। दूसरा, इसके रख रखाव और यहाँ कौन आ जा सकता है, इसका पूरा कंट्रोल एएसआई के पास रहेगा। और तीसरा, जो कि आपसी सद्भाव के लिए काफी अहम है, राज्य सरकार नई मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय को कोई वैकल्पिक जमीन देने पर विचार करेगी। इस पूरे मामले में एक जरूरी कानूनी पहलू ये भी जुड़ता है कि खुद देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में दखल देने से इनकार कर दिया था। इससे हाई कोर्ट के फैसले को और भी मजबूती मिली, क्योंकि सर्वे के वैज्ञानिक डेटा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रोक नहीं लगाई थी। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सदियों पुराना इतिहास और आज के आधुनिक संवैधानिक अधिकार आपस में टकराते हैं, तो अदालतों को किस बात को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए? सदियों से चली आ रही मान्यताओं और प्रथाओं को, या फिर जमीन के नीचे दबे पुरातात्विक विज्ञान के ठोस सबूतों को? इस फैसले ने आधुनिक कानूनी विवादों में विज्ञान और इतिहास की भूमिका पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।